हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट पॉलिटिकल जीके यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम अर्थ, परिभाषा, मान्यताएं, विशेषताएं और सामूहिक सुरक्षा या मोर्चाबंदी में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है उसको भी देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सामूहिक सुरक्षा का अर्थ। तो सामूहिक सुरक्षा शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर किसी संभावित आक्रमण का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी राष्ट्र सामूहिक रूप से एकजुट हो जाते हैं। कब? तो जब किसी आक्रमण की संभावना होती है तो उसका मुकाबला करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामूहिक सुरक्षा के मूल में यह मान्यता कार्य करती है कि उनमें किसी राष्ट्र के ऊपर होने वाला आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझा जाएगा और सामूहिक रूप से सभी राष्ट्र संगठित होकर उस आक्रमण का मुकाबला करेंगे। यानी कि जब किसी एक राष्ट्र पे अगर हमला होता है तो सभी राष्ट्रों पे हमला माना जाएगा, जिसका मुकाबला सभी राष्ट्र संगठित रूप से यानी एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं, ताकि वो राष्ट्र कमज़ोर ना पड़े। और यही सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक सुरक्षा इस व्यवस्था को संरक्षण एवं शांति का अभिवर्धक माना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए कार्य करता रहता है और यदि किसी एक राष्ट्र पर संकट आता है तो इस व्यवस्था के अंतर्गत बंधे सभी राष्ट्र उसकी सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से दौड़ पड़ते हैं। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत की मान्यता है कि किसी भी समय पर संसार में शक्ति का वितरण इस प्रकार होता है जिसमें अधिकांश शक्ति उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो शांति और व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। यानी सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत की यह मान्यता है कि जब किसी समय पर संसार में शक्ति का वितरण इस प्रकार होता है जिसमें अधिकांश शक्ति उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो शांति और व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए इस व्यवस्था के अंतर्गत संसार की शांति भंग करने का कोई भी आक्रमणकारी साहस नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। तो सामूहिक सुरक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि सब के लिए एक तथा एक के लिए तथा सब एक के लिए। यानी सब के लिए एक का अर्थ है कि यदि एक पर आक्रमण होता है तो वह सब पर आक्रमण होता है। यानी एक पर आक्रमण जब होगा तो सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझा जाएगा। और सब एक के लिए का अर्थ है कि यदि एक पर आक्रमण होता है तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यानी कि जो आक्रमणकारी होगा उसके विरुद्ध सभी मिलकर आक्रमण का मुकाबला करेंगे। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जो विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं हैं, प्रमुख परिभाषाएं, उनको देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सर्वजर बर्गर के अनुसार सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथवा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यंत्र है। और मॉर्गनथाउ के अनुसार सामूहिक सुरक्षा का अर्थ एक सब एक को सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात एक राष्ट्र पर आक्रमण समस्त राष्ट्रों पर आक्रमण माना गया है। इसमें रक्षा के लिए सहयोग विश्व के समस्त राष्ट्रों का उत्तरदायित्व है। अब हम पामर तथा पार्किंस के शब्दों में देखते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा का स्पष्ट अर्थ है शांति
कि खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करना। बहुत ही कम शब्दों में हम समझ सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा क्या है, पामर तथा पार्किंस के शब्दों में, यानी कि शांति के खतरों से निपटने के लिए जो सामूहिक उपाय की जाती है वही सामूहिक सुरक्षा है। जैकब व एयरटन के मतानुसार हम देखते हैं तो सामूहिक सुरक्षा राज्यों के मध्य एक पारस्परिक आश्वासन समझौता है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे सभी राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी देता है और इसी गारंटी की वजह से दूसरे राष्ट्रों द्वारा किए गए वादों से उसे अपनी सुरक्षा की क्या मिलती है, तो गारंटी मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्लीचर के अनुसार तो सामूहिक सुरक्षा राज्यों के बीच एक व्यवस्था है जिसमें सभी वादा करते हैं कि किसी भी राज्य के दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने पर वे शिकार राज्य की सहायता करेंगे। आप समझ सकते हैं इस अर्थ से कि अगर किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण होता है तो वो जो शिकार राज्य है उसका सभी राष्ट्र मिलकर सहायता करेंगे, यानी उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसका सहायता करेंगे। कौन? तो सभी राष्ट्र मिलकर। अब हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा से अभिप्राय क्या है। तो पहला पॉइंट है किसी एक राज्य पर किया गया हमला सब राज्यों पर हमला माना जाए। क्या है? तो किसी एक राज्य पर किया गया हमला सब राज्यों पर हमला माना जाए। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय है। यानी कि अगर किसी एक राष्ट्र पे आक्रमण होता है तो सिर्फ वही राष्ट्र की चिंता करने का विषय नहीं है, बल्कि सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समाज में राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों का चिंता का विषय बनता है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से बाकी सब राष्ट्र कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को, यानी अगर एक जो राष्ट्र है उसके सुरक्षा को कोई अलग राज्य खतरा उसको पैदा करता है तो बाकी सभी राष्ट्र कार्रवाई करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मुझे आशा है कि समझ रहे होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आक्रमणकारी के अलावा और सब राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है और हो सकता है कि इस सहयोग के डर से आक्रमणकारी आक्रमण का विचार ही त्याग दे। यानी आक्रमणकारी के अलावा और सब राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है या हो सकता है कि इस सहयोग के डर से आक्रमणकारी आक्रमण का विचार ही त्याग दे, यानी कि वो विचार छोड़ दे। अब हम सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं के बारे में जानेंगे, किसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, यह व्यवस्था मुख्य रूप से सामूहिक प्रयास है, यानी एकजुट आक्रमण का विरोध करने के लिए प्रयास करता है सभी राष्ट्र मिलकर, है जो एक के लिए सब तथा सब के लिए एक के सिद्धांत पर आधारित है। मैंने फ्रेंड्स आपको पीछे भी बताया था कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एक के लिए सब तथा सब के लिए एक के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, यह व्यवस्था आक्रामक बल प्रयोग का विरोध करती है। इसमें प्रारंभ में मतभेद को शांतिपूर्ण
तरीकों के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाता है। बल प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सभी राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास व संयुक्त संसाधनों के माध्यम से शक्ति प्रयोग को भंग करने वालों के प्रति निवारक के रूप में होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा शांति को एक अखंडनीय व अवांछनीय मानता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, यह सिद्धांत यह मानता है कि सभी राष्ट्रों के लिए सुरक्षा उसकी सर्वोपरि प्राथमिकता होती है। 7 नंबर है, यह मानता है कि यह कौन, तो सामूहिक सुरक्षा कि विश्व शांति हेतु प्रत्येक राज्य की सुरक्षा में सभी राष्ट्रों का सहयोग अति आवश्यक है। यानी सभी राष्ट्रों का साथ होना बहुत ही आवश्यक है। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जो है उस सैद्धांतिक मान्यताएं के बारे में कि कौन कौन सी मान्यताओं पर आधारित है। तो युद्ध को रोकने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करने के प्रभावी साधन के रूप में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कुछ सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित है, जो इस प्रकार है। तो हम मोर्गनथाउ के अनुसार देखेंगे कि कौन से सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित है। तो मोर्गनथाउ के अनुसार देखते हैं कि यदि सामूहिक सुरक्षा को युद्ध रोकने के माध्यम के रूप में कार्य करना है तो 3 धारणाएं अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला है यह कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक अवसर पर इतनी जबरदस्त शक्ति संचयन करने की स्थिति में होनी चाहिए ताकि आक्रामक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों को आक्रमण करने का साहस न हो। नेक्स्ट है दूसरा, उन राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी धारणाएं, मान्यताएं व नीतियां समान होनी चाहिए जिन्हें सामूहिक रूप से आक्रमण का मुकाबला करना हो। नेक्स्ट है, ऐसे सभी राष्ट्रों को अपने परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों को सामूहिक सुरक्षात्मक कार्यवाही के हितों के लिए बलिदान करने को तत्पर रहना चाहिए। क्या, तो तत्पर रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, हम आर्गेनिस्की के अनुसार देखते हैं कि कौन कौन सी मान्यताओं पर आधारित है। तो आर्गेनिस्की के अनुसार सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा 5 आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें पहला है, किसी भी सशस्त्र संघर्ष में सब राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौन सा राष्ट्र आक्रामक है, यानी कौन सा राष्ट्र आक्रमण करने वाला है। वे इस निर्णय को लेने में कोई समय नहीं लगाएंगे क्योंकि आक्रामक का प्रतिकार करने में विलंब का अर्थ है व्यापक नुकसान, यानी कि ये फैसला लेने में देरी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा देरी होगी तो व्यापक नुकसान हो सकते हैं, ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। दूसरा है, सभी राष्ट्र आक्रामक को रोकने में समान रूप से रुचि रखते हैं, चाहे आक्रमण का स्रोत कुछ भी क्यों न हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में आक्रमण का प्रतिकार करना वास्तव में सबसे अधिक मूल्यवान बात है और उसके मार्ग में मैत्री और आर्थिक लाभ के विचार खड़े नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तीसरा पॉइंट है, सभी राष्ट्र आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने में समान रूप से रुचि रखते हैं और उनमें ऐसे करने की क्षमता भी समान रूप से पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट है, आक्रमणकारी को छोड़कर शेष संसार के सब राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति आक्रामक राष्ट्र की शक्ति से बहुत अधिक होगी। एक बार फिर से इसको देखते हैं, आक्रमणकारी को छोड़कर शेष संसार के राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति आक्रामक राष्ट्र की शक्ति से बहुत अधिक होगी। पांचवा पॉइंट है, इस बात को समझकर कि उसके विरुद्ध प्रयुक्त होने वाली समय की शक्ति उसकी शक्ति से कहीं अधिक है, आक्रामक राष्ट्र या तो युद्ध का विचार ही त्याग देंगे और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो युद्ध में उसे पराजय निश्चित रूप से मिलेगी। अब फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डॉक्टर नायडू के अनुसार कि उन्होंने कौन सा तत्वों पर विशेष बल दिया है। तो ब्रैंडन विश्वविद्यालय कनाडा में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और अध्यक्ष डॉक्टर एम.वी. नायडू ने अपनी पुस्तक कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द यूनाइटेड नेशन में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसको हम अब देखेंगे। तो डॉक्टर नायडू ने सामूहिक सुरक्षा के आदर्श स्वरूप का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित 7 तत्वों पर विशेष बल दिया है। तो कौन कौन से तत्व हैं? तो पहला तत्व है सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक सबके लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित हो सकती है और होनी भी चाहिए। किसके अनुसार? तो डॉक्टर नायडू के अनुसार। सेकंड है, सभी राज्यों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सेना किसी भी संभावित आक्रमणकारी का प्रतिरोध करेगी। यदि किसी आक्रमण का प्रतिरोध न किया जाए तो सामूहिक सेना एक अणुशक्ति के रूप में कार्य करते हुए आक्रमण को रोक देगी, समाप्त कर देगी अथवा अभिशून्य कर देगी, यानी खत्म कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोई भी आक्रमण होने पर सामूहिक कार्यवाही की मशीनरी स्वतः चालित हो जाएगी और यह कार्यवाही तीव्रता से निष्पक्षता से परिचालित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह बिना किसी पक्षपात या द्वेष आदि के आक्रमणकारी की निंदा करे और आक्रमण से ग्रस्त राज्य की सहायता करे। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा अपनी सेना का निरंकुश और अपरक प्रयोग किन्हीं भी परिस्थितियों में अवांछनीय है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए जिसमें आक्रमण की परिभाषा दी गई हो, आक्रमणकारी को पहचानने की प्रक्रिया दी गई हो और उन संस्थाओं का उल्लेख हो जो इन प्रतिक्रियाओं की तीव्रता और निष्पक्षता के साथ परिभाषित और लागू कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अस्थायी नींव पर टिकी होनी चाहिए, सामान्य प्रयोग और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा, अब तक हमने सैद्धांतिक मान्यताओं को देखा। अब हम सामूहिक सुरक्षा एवं सामूहिक मोर्चाबंदी में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा तथा मोर्चाबंदी दो अलग अलग बातें हैं, अतः सामूहिक सुरक्षा को सामूहिक मोर्चाबंदी का
पर्यायवाची नहीं माना जाना चाहिए। यद्यपि सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक मोर्चाबंदी की कुछ विशेषताएं समान प्रतीत होती हैं, लेकिन दोनों में बुनियादी अंतर है। सामान्यतः दोनों ही सिद्धांतों में सामूहिक कार्यवाही तथा आक्रमण के प्रतिरोध की प्रतिबद्धता नजर आती है, जो इस प्रकार है। पहला है, मोर्चाबंदी सिद्धांत के अंतर्गत थोड़े राज्यों का ही आपसी सहयोग अस्थायी एवं तटस्थ रूप से देखा जाता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत लगभग सभी राष्ट्र अथवा अधिकांश राष्ट्र अस्थायी रूप से संभावित आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए अथवा विश्व शांति स्थापित करने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं, यानी एकजुट हो जाते हैं। यानी फ्रेंड्स, मोर्चाबंदी सिद्धांत में थोड़े ही राज्यों का आपसी सहयोग जो होता है तटस्थ रूप से देखा जाता है, यानी कभी कभी देखा जाता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत सभी राष्ट्र अधिकांश राष्ट्र अस्थायी रूप से संभावित आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए अथवा विश्व शांति स्थापित करने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं, यानी एकजुट हो जाते हैं। अधिकांश रूप में यानी कि अधिकांश राष्ट्र एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का उद्देश्य कहीं भी किसी भी प्रकार के आक्रमणकारी का मुकाबला करना होता है और नाटो, शीटो, वार्सा पैक्ट आदि अथवा अनेक द्विपक्षीय सैनिक संधियों का निर्माण किसी न किसी अनिश्चित दुश्मन को ध्यान में रखकर किया गया। अतः ये संधियां व संगठन एक प्रकार से सामूहिक मोर्चाबंदी का ही प्रतीक है, जबकि यथार्थ में इन संधियों के प्रारूप में कूटनीति सावधानी के कारण किसी दुश्मन के नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत ऐसे प्रत्येक देश के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आक्रमण कर रहे हैं, चाहे वह देश किसी देश विशेष के साथ मैत्री संधि से जुड़ा देश हो या उसका मित्र हो या उसका दुश्मन हो, या मित्र हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, वह सामूहिक मोर्चाबंदी के अंतर्गत विश्व शांति भंग करने वालों राष्ट्रों का स्वरूप निश्चित होता है और सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत अनिश्चित यानी कि मोर्चाबंदी के अंतर्गत क्या होता है, स्वरूप निश्चित होता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत अनिश्चित होता है। सामूहिक सुरक्षा की मान्यता है कि कोई भी राज्य आक्रमणकारी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। तो सामूहिक मोर्चाबंदी के अंतर्गत पहले से ही सैनिक तैयारियां चलती रहती है और सैनिक रणनीतियां बनती रहती है। किसके अंतर्गत? तो मोर्चाबंदी के अंतर्गत, सामूहिक मोर्चाबंदी के अंतर्गत पहले से ही सैनिक तैयारियां और सैनिक रणनीतियां बनती रहती हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत पहले से ही कोई सैनिक तैयारियां नहीं होती हैं, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत सैनिक गुटबंदियों के विरुद्ध अतः गुटबंदियों के स्वरूप वाली सामूहिक मोर्चाबंदी की अवधारणा यथार्थ में सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत की मूल भावना के प्रतिकूल है। अब फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।